मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ हरियाणा की राजनीतिक गढ़ कहे जाने वाले महम के पूर्व विधायक हैं चौधरी उमेद सिंह सिवाच। हम उनसे चर्चा करते हैं और चूँकि हमने इनके पहले इंटरव्यू में हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो है किताब लिख रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, और अब किताब चूँकि अंतिम चरण पे है, 1.5 साल से ज़्यादा का समय है वो किताब लिखते हुए बीत चुका है। किसान आंदोलन को लेकर के जो तमाम जो पहलू थे उनको लेकर के जो है उन्होंने अपनी किताब में संजोया है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ मेरे विचार जानने के लिए आए हैं और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। थैंक यू। सर, किताब अंतिम चरण में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे जब आपने किताब शुरू की कि किस तरह के जो पहलू है उसमें जोड़े गए हैं। ब्रीफ में चूँकि हमारे दर्शकों को एक तो मैं आपको बताऊँ कि किताब जो है मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी है जी। कुछ विद्वानों के, प्रोफेसरों की उसकी स्क्रीनिंग चली हुई है और वो 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी जी। और फिर मैं उसका फॉरवर्ड लिखवाना चाह रहा हूँ। भारत के पूर्व कृषि मंत्री जो बहुत बड़े कृषि के इकोनॉमी के विद्वान हैं, सोमपाल शास्त्री जी से, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे, मैंने पहले भी भेजी थी, तो उनके सुझाव मैंने उसमें सम्मिलित कर लिए हैं और वो 1-2 दिन में उनके पास मैं भेज दूँगा और फिर छपने के लिए चली जाएगी। तो सर, क्या कुछ उसमें पहलू है वो जोड़े गए हैं? सबसे बड़ा पहलू ये है, मैंने उसमें 2 बात विशेष हैं। उस आंदोलन ने लोगों में एक विश्वास पैदा कर दिया कि बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकाया जा सकता है, और एक उसने ये सिद्ध कर दिया आंदोलन ने, जो गांधी का शांतिपूर्ण एक सत्याग्रह का तरीका था, उस तरीके को गांधी जी के तरीके से वो आंदोलन जीत के दिखा दिया और वो तरीका कारगर है आज के युग में भी। तो और उसने एक ब्रॉड भाईचारा, व्यापक भाईचारा पैदा किया है। हरियाणा में भी खास करके जो जाट आंदोलन के अंदर समाज में आपस में एक दूसरे से दुराव हो गया था, उस किसान आंदोलन ने जोड़ा है। और यहाँ तक कि उस किसान आंदोलन ने तो पंजाब हरियाणा का ही नहीं, दूसरे सब जातियों का ही नहीं, उसने सारे भारतवर्ष के किसान का भी और दुनिया में भी जो राइट थिंकिंग आदमी है उनका समर्थन उसको मिला। और मैं आपको एक विशेष बात बताऊं जो सोमपाल जी ने विशेष करके पसंद की, पाकिस्तान के गायकों ने उस आंदोलन के हक में गाने गाए, और पाकिस्तान के गायकों ने गाने ही नहीं गाए, जो 1947 का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके प्रति भी अपना विरोध प्रकट किया अपने गानों में। तो जो कई बार ये आरएसएस वाले अखंड भारत का नारा लगाते हैं, मेरी एक इच्छा है वो तो, परंतु यह अभी होने वाला नहीं, कि कभी न कभी, क्योंकि दोनों भाई ही हैं, धर्म अलग बदलने से भाई अलग नहीं होता, और दोनों भाई कभी न कभी इकट्ठे होंगे, ये उन गानों में भी एक इच्छा व्यक्त की गई और मैं भी इच्छा व्यक्त करता हूँ। तो इससे पहले शुरू जो है उसके लिए हम आपस के अपने रिलेशन बढ़िया बनाएं, अपने भाईचारा बनाए, आना जाना शुरू करें, व्यापार शुरू करें। अब इंडिया क्यों हज़ारों कोस भेज सकता है, हमारे पाकिस्तान में बाघा बॉर्डर पर भेज दे तो 1 किलोमीटर भी नहीं है वहाँ से हमारा गेहूँ उनको सस्ता मिल जाए, हमारा महंगा बिके, उनकी चीज़ें यहाँ हमारे आ जाएँ, बहुत बड़ा लाभ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंटवारा था हिंदुस्तान का धर्म के आधार पर, वो अप्राकृतिक अननेचुरल था, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। यदि हम इकट्ठे होते, आज दुनिया में सुपर पावर अमेरिका नहीं हिंदुस्तान होता।
सर आपने धर्मों की बात की और भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का आपने जो है आह्वान कहा कि हो सकता है भविष्य में इसको लेकर के कदम बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन आज जो हरियाणा की जो हालात हैं आपने देखा कि किस तरह से नूंह में, पलवल में, गुरुग्राम में किस तरह से वहाँ पे जो है ये कहूँगा कि जो अप्रिय घटनाएं जो हो रही हैं और अभी चल रहा है, क्योंकि मामला सरकार है उसको जो है सुलझाने में लगी हुई है। इसको आप सर किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप महम से पूर्व विधायक रहे हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, आप क्या कहेंगे सर? मैं वकील हूँ जी पेशे से। जी रोहतक मेरा बेस है। महम से मैं एमएलए बना जी और एमएलए भी मैं पंचायत का कैंडिडेट था, 24 की पंचायत का। जी तो जो हरियाणा के कल्चर है खाप पंचायत की, जी। उस खाप पंचायत का मैं कैंडिडेट था और मैंने चुनाव जीत लिया। जी दूसरा ये था कि उस खाप पंचायत का मैं 20 साल तक, चौधरी सूरज सिंह प्रधान थे, मैं उसका सेक्रेटरी था। 20 साल तक हमने सफलतापूर्वक संचालन किया। सैकड़ों हमने झगड़े निपटाए। आपस में जातीय झगड़े भी हो जाते थे, जाति के आपस में लड़ाई। एक तो हमने शीसर गांव है, वहाँ 2 परिवार थे बड़े भारी ऊंचे ऊंचे पदों पर। हरियाणा का आईजी रणबीर सिंह था एक परिवार का, वो था अनंतराम और जुगतीराम का। उनके आपस में 307 के मुकदमे हो गए थे और हमारी पंचायत ने उन दोनों पार्टियों को भी, कई बार कहते हैं ये पंचायत जाटों की है, सभी ने सहयोग दिया और उस पंचायत में हमने उनके भाईचारा बना दिया। तो इस तरह के सैकड़ों वो हैं, वो उनका एक योगदान रहा है खाप पंचायत का। कभी कभी गलत फैसले भी ले लेती हैं, परंतु गलत फैसले तो राजा महाराजा भी ले लेते हैं, प्रधानमंत्री भी ले लेते हैं, परंतु पंचायतों का अपना रोल है और उसमें मैंने बहुत साल तक काम किया। और उस पंचायत की तरफ से समझो, एक भारतीय नागरिक होने के नाते से समझो, हर आदमी की कई आइडेंटिटी होते हैं। मेरी एक वकील की भी आइडेंटिटी है, मेरी एक पंचायती की भी आइडेंटिटी है, और एक आइडेंटिटी जो जन्म से इस हिंदू समाज में या भारत की सारी समाज में नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान में पैदा होते एक ठप्पा जात का लग जाता है। आप कितनी कोशिश करो उसका ठप्पा मिटता नहीं। हालांकि मेरा मत है कि उस ठप्पे को यदि आप आपके घर की देहड़ी के भीतर रखते हो, ब्याह शादी तक रखते हो तो ठीक है, उस ठप्पे को यदि बाहर ले जाते हो तो समाज को नुकसान होता है। एक आदमी मेरे कहने लगा कि मैंने कहा कि मैं कितना काटोगी, तो आप तो जाट बिल्कुल है ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने अंदर के जाट को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु 20% मार पाया हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरा कंसिडर्ड व्यू हो, गांधी जी को पढ़ने के बाद मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ। मेरे सराहने के जो 7 बुक सेल्फ है, उसमें गीता भी है, उसमें कुरान भी है, उसमें ऋग्वेद भी है। मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। तो मैं इस निर्णय पे पहुँचा हूँ कि धर्म इंसान का एक ही है, वो इंसानियत है। और वो धर्म और जात जो है, आप यदि देहड़ी से बाहर ले जाते हो तो वो आदमी को डाउनग्रेड करता है। आप जितना सामाजिक व्यवहार में जाति से ऊपर उठ के काम करोगे, समाज को भी आप कुछ दोगे, अपने आप को भी ऊपर उठाओगे। मैं ये समझता हूँ। सर आपने जो अप्रिय घटना हुई उसको लेकर के आपने नहीं बताया कि उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जिस तरह आपने बढ़िया ढंग से शुरू किया और मैं उसी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे बड़ा भारी दुख हुआ, और जो सांप्रदायिक हिंसा है वो देश को तोड़ती है। मैंने पाकिस्तान के बंटवारे की बात की। मैं मेरी बात सुनने वाले को लिए एक किताब रिकमेंड करता हूँ। 2 बात रिकमेंड करता हूँ। एक तो गांधी जी को पढ़ने की बात रिकमेंड करता हूँ। एक अभी एक किताब निकली है 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, पाकिस्तान का विद्वान है जो स्वीडन में रहता है, प्रोफेसर है इश्तियाक अहमद। वो भारत का भी 3 महीने दौरा करके गया, 2 महीने पाकिस्तान का दौरा। भारत मैत्री के संबंधों के ऊपर ही वो बोलता रहा है। तो उस किताब को हर आदमी को जो देश के बारे में सोचते हैं पढ़ना चाहिए। पंजाब पार्टीशन्ड, ब्लडेड एंड क्लींस्ड उस किताब का नाम है। 700-800 पेज की किताब है। बहुत ही उसने तथ्यात्मक ढंग से लिखी है और उसने सिद्ध किया है कि ये जो बंटवारा था ये अप्राकृतिक था। उसमें 10 लाख आदमी मरे। उसने हज़ारों आदमियों का इंटरव्यू किया। भारत के प्रधानमंत्री गुजराल का इंटरव्यू किया, उसने मनमोहन जी का इंटरव्यू किया, उसने गांव-गांव में जाके इंटरव्यू किए। उस पार्टीशन ने इंसानियत के कुछ दिन के लिए इंसानियत को हैवानियत बना दिया था। तो उससे 10 लाख आदमी मारे गए।
15-20 लाख आदमी शिफ्ट हुए हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, तो उसकी एगोनी को उस किताब के पढ़े बिना समझा नहीं जा सकता। और उस किताब में ये भी किया कि हर धर्म में कितने बड़ी आदमी, जुल्म भी बहुत किए, परंतु एक एक आदमी ने हज़ारों आदमियों की जानें बचाई। दो मैं घटनाएं देता हूँ। एक पाकिस्तान के शायद लायलपुर ज़िले की है, एक मुसलमान परिवार था, हिंदू परिवार था, वो सारे भाई फौज में थे, 6 भाई थे। पीछे से उनकी खेती भी देखता था, उनके परिवार के रिलेशन भी देखता था, मतलब अपने बच्चों की तरह वो हिंदू परिवार उनको पालता था। वो 6 भाई रिटायर हो गया कि 47 का पार्टीशन हो गया। गांव में फैसला किया कि जिन हिंदू परिवारों को मारेंगे। वो 6 भाई अपनी छत पर बंदूक लेके चढ़ गए कि को मार देंगे यदि आपने हिम्मत की तो। फिर उन्होंने 2-3 दिन के बाद सूचनाएं मिली कि आसपास के गाँव को वहाँ चढ़ के आ रहे। फिर उस परिवार से मिले कि हमारे बस की बात नहीं है, आप निकलो यहाँ से। वो उनका जितना सामान ले जा सकते थे वो रात को वो रेल में बैठा के गए। तो उन्होंने हिंदू परिवारों को बचाया अपनी जान पर खेल के। एक घटना बताता हूँ मैं सिख लड़की की। पाकपट्टन एक जगह है, अयोध्या भी कहते हैं, सतलुज के कांठे पर, जहाँ बाबा फरीद का आश्रम है। वहाँ एक सिख परिवार था, हिंदू परिवार था, उनको मार डाला मुसलमान। एक लड़की बच गई। बदमाशों ने उसको पकड़ लिया और वो पकड़े जा रहे थे, 4-5 बदमाश थे। रास्ते में एक फ़कीर मिल गया, बाबा फरीद का चेला, सूफी संत। वो कर लिया, कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इसको ब्याहेंगे। तो कहना तुम तो बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम 5 मरोगे, इसके ऊपर फैसला नहीं होगा, मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं अपने बायोडाटा दे जाओ, मैं एक के लिए निर्णय कर दूँगा। उन्होंने उसकी बात मान ली। वो रात को कहने लगा, बेटी सुबह तू भी मारी जाएगी और मैं भी मारा जाऊँगा, चलो आप घर से निकलो और मैं आपको पार करवा देता हूँ। वो रात को सतलुज पार उसकी करवाया। सुबह जब वो हुई, वो वहीं बैठी थी किनारे, आगे जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसका सारा परिवार मार दिया। पीछे से सिख एक मुसलमानों को, सैकड़ों मुसलमानों को पीछे तलवार लेके लगे हुए। उसने आगे कहा कि पहले मुझे मारो, मैं सिख लड़की और मैं मुसलमानों ने बचाई हूँ। तो थोड़ी देर का हिचक पड़ गई, इतने वो पार करके एक लड़की ने सैकड़ों मुसलमानों की जान बचा दी। तो इंसानियत उस टाइम भी जिंदा थी। जो ये नफ़रत है कि मुसलमान बहुत दुष्ट होता है, इनकी दया नहीं होती, वो कहते हैं कि हिंदू जो है काफिर होते हैं, ये दोनों ही बातें गलत हैं। दोनों धर्मों में बड़ी आदमी भी हैं, दया भी है। और मैं समझता हूँ कि दया धर्म का आधार है। जिस धर्म में दया नहीं है, जिस धर्म में प्रेम नहीं है, वो चाहे आप हिंदू हो लो, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, तो आप किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, मैं मानता हूँ। तो अब जो ये घटना है मेवात की, वो इसी जो विभाजनकारी शक्तियाँ हैं उनका परिणाम है। और मुझे बड़ा भारी दुख है, 6-7 जाने गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति जला दी गई और अब भी राजनीति कर रहे हैं। इसमें मैं सबसे बड़ा कसूर मानता हूँ सरकार का, खट्टर साहब का और हमारे होम मिनिस्टर का। आज भी मैं सुबह बयान पढ़ रहा था कि बहुत दिनों से इसकी कंस्पिरेसी तैयार हो रही थी। बहुत दिनों से कंस्पिरेसी तैयार हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी? उस कंस्पिरेसी को क्यों नहीं रोका? अब वो जो मैं दोनों तरफ के केस को करता हूँ। एक केस कह रहा है कि ये कई दिन से इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ नू में इकट्ठे हुए थे, इनके पास क्या कहते हैं इसको, पत्थर, ईंटें, बंदूकें कहाँ से आई? यदि वो इकट्ठे हो रहे थे, कई दिन की कंस्पिरेसी थी, सरकार क्या कर रही थी? आज वो बुलडोजर लगा रहे हैं, हज़ारों आदमियों को, रात को सोते हुए को उठा रहे हैं। मेवात में सैकड़ों आदमियों को उठा लिया है और रात को लोग गांव छोड़ के बाहर खेतों में सोते हैं। पहले क्यों ना उठाए? मान लिया वहाँ भी मिसक्रिएंट्स होंगे, उन मिसक्रिएंट्स को उठा लेते। इधर से जिस आदमी ने हत्याएँ कर ली, अब आपके परिवार की हत्या मैं कर दूँ और फिर मैं चैलेंज करूँ, प्रमोद आऊँगा और गंदी बाणी भी बोलूँ। वो मोनू माने सर ने मेयों की हत्या कर ली, इतनी बहादुर कौम की, और वो कहता मैं आऊँगा, तुम्हारा जी जा रहा है। एक वो है मोटा सा, क्या नाम है उसका, बिट्टू बजरंगी, उसका मैंने सुना है कि मैं आ रहा हूँ, मैं लोकेशन भेज देता हूँ, कभी ये रह जाओ कि आपका रिश्तेदार। दूसरा कहता बराबर में खड़ा हुआ कि बहन हुई जीजा, हाँ। फिर वो कहता हाँ,
और माला फूल माला लेके तैयार रखना। मैं लोकेशन भेज देता हूँ, टाइम भेज देता हूँ। कभी ये ना हो कि तुम माला गाले बिना अपने बहनों के रह जाओ। कौन सहन करेगा इस चीज़ को? कोई तो हद होती है। सरकार ने वो वीडियो घंटों तक वायरल रहा है, मोनू मानेसर का भी, उसका भी, परंतु सरकार ने क्यों नहीं डिलीट किया, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया? चलो शोभा यात्रा, हर धर्म को अधिकार है कि कोई ताजिया निकाले, कोई शोभा यात्रा निकाले, सबको अधिकार है। परंतु आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 3 साल पहले ये यात्रा लोकल होती थी। अब आपके घर के पास आप मंदिर में चले जाओ, परंतु आप रोहतक तक के आदमियों को बुलाओ और वो तलवार ले बुलाओ और कुछ दिन मंदिर में करेंगे तो ये ऑफेंस है या नहीं? आप ही बताओ। जो एक लड़का मारा गया अभिषेक, वो पानीपत का लड़का है। मेरी सूचनाएं हैं, मेरे अपने शहर रोहतक से 2 बस भर के गई है। पहले तो कभी इतिहास में मेवात के मंदिरों में जल चढ़ाने नहीं गई। क्यों गई? क्योंकि लड़ाई करवानी थी। मैं ये समझता हूँ, मेरा जाट आंदोलन का एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं जाट आंदोलन के पक्ष में नहीं था, परंतु मैं उसको एक इतिहासकार, सामाजिक पॉलिटिकल थिंकर होने के नाते से उस आंदोलन को देखता रहा। बीजेपी ने बाकायदा योजना बना के जाट लड़कों को, जाट जवानों को उस रास्ते पर ले गए कि वे हिंसा करें। मैं एक घटना बताता हूँ। 16 या 17 तारीख को रोहतक में जाट वकीलों ने धरना दिया आंदोलन के पक्ष में। हम अंदर बैठ जाते हैं, सीनियर वकील, तो हम बैठे थे। किसी ने कहा कि जाट वकील के सिर फोड़ दिए, रो लहू लुहान हो रहे। हमने कहा भाई रोहतक की बार में, रोहतक ज़िले में जो जाटों का गढ़ है, वहाँ ऐसी घटना हो जाए, ऐसी घटना हो जाए, हमें जची नहीं। हम भाग के गए तो वाकई में लहू लुहान हो रहे। इतनी देर में उधर जाट कॉलेज से और उधर से हज़ारों स्टूडेंट सोनीपत अड्डे पर आ गए कि शहर में आग लगाएंगे। हम सीनियर वकील हाथ जोड़ के, सारे तो नहीं रुके, हम अपने वकीलों को वापस ले आए। तो उस घटना ने, रात को मेरे पास गांव से टेलीफोन आया, ट्रैक्टर भर के ले आए, शहर को फूंक देंगे। हमने कहा कि हमने धमको दिए, मतलब लोगों को उत्तेजित किया। अगले दिन सरकार आसानी से रोक सकती थी। रोहतक में 10-12 सड़क है, अप्रोच रोड मिला के, उन पर 20-20 सिपाही बैठा देते, शहर में नहीं आते, परंतु उनको खुले आने दिया। और खुले आने देने के बाद वहाँ सर्किट हाउस है दिल्ली बाईपास पर, यूनिवर्सिटी के आगे 10,000 का हजूम था, वहाँ गोली चला दी, कई आदमी मर गए, कई घायल हो गए। तो और कई रास्ता नहीं था मेडिकल में जाने का, वो लाशों को, इंजर्ड को मोटरसाइकिलों पर डाल के ले जाने लगे। तो वहाँ जो 10,000 का हजूम था, जवान थे, उनमें इतना गुस्सा, उन्होंने अभिमन्यु की कोठी भी फूंक दी, उनने फिर शहर में भी मार। तो मतलब उनको वहाँ फंसाया गया। परंतु मुझे एक खुशी है कि जाटों ने उसे सबक लिया। उसके बाद जैसे किसान आंदोलन में कहीं भी पता नहीं लिया, गांधी ने भी इसे लड़ा। पंजाब के सिख किसानों का तो इसमें योगदान है, परंतु हरियाणा वालों ने भी और फिर सारे देश के किसानों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से लड़े। अब मैं एक ये ऐतराज़ आ रहा है हिंदुओं की तरफ से कि जाटों को हिंदुओं का साथ देना चाहिए। मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ, सारा जाट ये किसान आंदोलन रहा, एक दिन भी किसी भी हिंदू मंदिर ने, किसी भी हिंदू संस्था ने खाना खिलाया हो, एक दिन भी चाय पिलाई हो? वहाँ सिखों के लंगर थे, वहाँ मलेरकोटला के मुसलमानों के लंगर थे, वहाँ दिल्ली की मस्जिदों के लंगर थे, परंतु सारे हिंदुस्तान में कहीं भी उनको एक दिन भी खाना नहीं खिलाया। दिल्ली में गेस्ट थे, वहाँ थे, चाहे उनका पसंद था ना था, परंतु उस आंदोलन को क्या कहा, ये सिख हैं, ये उग्रवादी हैं, ये पाकिस्तान की सह पर चल रहे हैं। मतलब इतनी, जिस कौम के मिलिट्री में एक लड़का मिलिट्री मेरे गांव में खेती कर रहा है, उस कौम के आदमियों को आप यूँ कहोगे उग्रवादी है, पाकिस्तानी पर, कितना दर्द होता है। तो अब वो कहते हैं कि हमारा हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे, तुम साथ दे रहे हो भैया। परंतु मैं एक तो जाट कौम को इस बारे में, मैं अपने आप को बहुत जाटवादी नहीं हूँ, जाट ज़रूर हूँ, जाट मेरी आइडेंटिटी मिट भी नहीं सकती, परंतु मैं जाटवादी नहीं हूँ। परंतु जाट में अकल आई है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे, किसी ने समझौता नहीं करवाया,
परंतु वहाँ के जाटों और मुसलमानों ने समझौता कर लिया। हालांकि सैकड़ों मौत हो रही थी, इतना बड़ा दुश्मनी थी, सैकड़ों साल चल सकती थी, परंतु जाटों ने माफ़ी मांगी या मुसलमानों ने माफ़ी मांगी, किसान आंदोलन में समझौता हो गया और अब वो नज़दीक बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि बाई चांस लड़कियाँ जो थी कुश्ती वाली, वो बाई चांस जाट थी। आपने भी देखा होगा साक्षी मलिक जो मोदी जी यूँ कहते थे कि ये मेरे परिवार की लड़कियां हैं, उस साक्षी मलिक के पुलिस वालों ने गर्दन पर पैर रख रखा है, उसको घसीटा है। मतलब हम हिंदू हैं या क्या है, भारतवासी तो हैं कम से कम। कहीं गोदी मीडिया ने, कहीं किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज सभी को पता है मणिपुर में क्या हो रहा है। हमारी बहनों को नंगा करके न महाभारत में तो द्रौपदी का चीर उतारने की कोशिश की थी, नंगी तो नहीं हो पाई वो, परंतु सारा महाभारत हो गया, हिंदुस्तान का नाश हो गया आज। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है कि ऐसे तो सैकड़ों केस है, मतलब इस बात के ऊपर तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, और वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो किसका साथ दे, क्यों दें? अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में दो शक्तियाँ हैं, एक इस देश के सेकुलरिज्म के लिए भाईचारे के लड़ने वाली शक्ति है, चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो चाहे सामाजिक स्तर पर, उन शक्तियों को इकट्ठा होना चाहिए। अब ये मोनू मानेसर है, वो दो हत्याओं का दोषी है, वो वीडियो डाल रहा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है। उसके छाती पर जो हथियार रखा है, मुझे हथियारों का बड़ा ज्ञान नहीं है, परंतु वो बड़ा हथियार है, वो कार्बाइन है या क्या है, आपने भी देखा होगा। वो हथियार का कौन लाइसेंस देता है, क्यों रख रहा है वो? सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करती उसको? हरियाणा सरकार उसको बचा रही है, और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उसको बचाने की स्टेटमेंट दे रहे कि मोनू वहाँ नहीं था, चाहे हो ना हो, ये नहीं कहते, परंतु उसने वीडियो डाला नहीं डाला कि मैं आऊँगा, तैयार रहना। कहीं ना कहीं मन उस वीडियो से जो है, इसको ये कहूँगा कि बड़ा है इस वीडियो से ये मामला पूरा बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और फिर उसका एक लेफ्टिनेंट कहता है कि तो हमारा जी जा रहा है, तैयार रहना, माला डालना। तो एक साधारण आदमी से, और जो इतनी बहादुर कौम रही है, वो कैसे सहन करेंगे? परंतु मैं उनके भी एक्शन, मैंने बात की, मेरे मित्र है वहाँ, मैंने बात की है कि ये जो तरीका है, आप गुस्से में आके, मैं आपको गाली दूँ, आप गुस्से में मेरे थप्पड़ मार दो प्रमोद जी, आपका रिएक्शन तो नेचुरल है, परंतु तरीका ठीक नहीं है। आपको, हर आदमी को पीसफुल वे से रिजेंट करना चाहिए न्याय को। गांधी जी का और क्या तरीका था? दक्षिण अफ्रीका में वो रेल में से डाल दिया और लड़े, परंतु वो पीछे तो नहीं हटा। उसने कहा मैं लड़ूंगा, हिंसा के तौर पर नहीं, मैं सत्य का आग्रह करूंगा, सत्याग्रह करूंगा। उसने एक नया तरीका निकाला। तो मैंने उन मेयों से भी कहा कि भाई तरीका लड़ने का बदलो। अब मैं मेयों का थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं, क्योंकि मैं वकील कम हूँ, इतिहासकार ज़्यादा हूँ। मेव ऐसी कम्युनिटी है जो 3 राज हुए, मुसलमानों का राज, फिर अंग्रेज़ों का राज, तीसरा है भारत। तीनों राज्यों में बेचारे पिट रहे हैं। आपको बताऊं इतिहास है, 1526 में जब बाबर ने आक्रमण किया, तो बाबर कौन बुला के लिया था? बाबर को राणा सांगा बुला के लिया, परंतु राणा सांगा दूर खड़ा देखता रहा कि इसको इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो दिल्ली का राजा बन जाएगी। बाबर को बहुत गुस्सा आया, किसने मुझे धोखा दिया। उसने राणा सांगा पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से कोशिश की कि मिला ले। हसन खां मेवाती उस टाइम मेवात का अपना चीफ्टेन था। राणा सांगा ने भी अप्रोच किया और बाबर ने भी अप्रोच किया, और बाबर ने एक मौलवी को भेजा उसके पास कि दीन के लिए लड़ो। उसने कहा कि आपने पहले ये सिखा कि वतन दीन से भी बड़ा होता, वतन नहीं रहा तो दीन भी नहीं रहेगा, मेरी वतन की लड़ाई है। उसने राणा सांगा का साथ दिया, और राणा सांगा तो लड़ाई जब हारने लग गए तो भाग गया। उसने कहा कि भागना मेरा धर्म नहीं है, मैं लड़ूंगा, और मारा गया। उस मारने के बाद मेवात में कत्लेआम हुआ है। मतलब मुसलमान, एक बाबर के हाथ में मेव मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, गांव के गांव फूंक दिए गए। एक उनकी घटना। दूसरी घटना 1857 में जब भारत के क्रांतिकारी लड़ने लगे तो मेवात में भी अपनी फौज खड़ी की,
और वो आखिरी तक लड़ते रहे। उसका नेता था सदरुद्दीन। उस सदरुद्दीन के बेटा मारा गया लड़ाई में। आप वो फिर कहीं रूपोश हो गया और गांव के गांव फूंक दिए। पिनंगवा, शिंगार, घासेड़ा, बहुत नाम मुझे याद नहीं है। इन गांवों को उजाड़ दिया, कत्लेआम किया, तो अंग्रेज के राज में भी मारे गए वो। आज उस बहादुर कौम को, देशभक्त कौम को आज फिर ये उसको टारगेट कर रहे हैं और कहते हैं मिनी पाकिस्तान है। उनको कौन रोकता था पाकिस्तान रहने के लिए? वहाँ के नेता थे चौधरी तैयब हुसैन के बाद यासीन खां। यासीन खां यूनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। तो लोगों ने कहा वह जाने की तो इच्छा है नहीं अपना देश छोड़ के, परंतु जो स्थिति हो रही है वहाँ भरतपुर के राजा ने, निकम्मे ने मारने शुरू कर दिए थे मेहों को। भरतपुर में भी है ना मेव, कामा तहसील में, पहाड़ी तहसील में मेहों की काफ़ी आबादी है। तो डर भी था। तो चौधरी यासीन खान ने रणबीर सिंह को अप्रोच किया कि गांधी जी से मिलवाओ। फिर उन्होंने कहा गांधी जी से मिलाया और गांधी जी ने जाके आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारी पूरी रक्षा होगी। वो जा सकते थे पाकिस्तान। आप और मैं तो भगवान की कृपा से हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे हिंदुस्तानी। वो तो अपनी इच्छा से, भगवान की कृपा से नहीं है, अपनी इच्छा से हिंदुस्तानी है। तो उनको आप मिनी पाकिस्तान कहना तो दिस इज इंसल्ट टू द नेशन, इंसल्ट टू द ह्यूमैनिटी। तो कितना बड़ा उनका वो है, आज उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं उसको कंडम करता हूँ और मैं खास करके जाट समाज का करता हूँ कि वो हिंदूवाद में ना आके और उनकी मदद करे। और मैं भी अपना समर्थन उनको देता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो अपना लड़ाई का तरीका बदलें, हिंसक रास्ते को से छोड़े। और एक बात और मैं उनसे 2-3 जगह से जो खबरें मिली है, एक गांव है पिनंगवा, कस्बा है, उस पिनंगवा गांव में 40-50 गांवों की पंचायत हुई है और उन्होंने प्रस्ताव पास किया है कि हमारी हिंदू माइनॉरिटी की तरफ कोई मुसलमान उंगली करेगा तो हाथ काट लेंगे। मतलब कितनी बड़ी बात है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि जो शहर की नूह की हिंदू माइनॉरिटी है, दुकानदार हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलें, उनकी अपनी एक पीस कमेटी बनाएं और उन्होंने जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको दोबारा से बहाल करें। एक मैं वहाँ के हिंदुओं से अपील करता हूँ। मैंने उनकी कल एक बाइट सुनी। वो ये तो कहते हैं कि वो अब तक शांति से रहते थे, परंतु उनकी ज़बान में हिंदू टच है। वो अपने हिंदू टच को छोड़े, एक भाईचारे के, इंसानियत का टच रहे, पड़ोसी का टच रखे, आपस में मिलके बैठे। डिफरेंसेस है, किसने गलत किया उलाने सुलाने थे और फिर से वो भाईचारा करे। मेरी यही इच्छा है, यही मेरा संदेश है कि शांतिपूर्ण ढंग से आगे चले। यदि देश में ये शांति फैल रही, देश भी कमज़ोर होगा और देश कमज़ोर होगा, हम भी नहीं रहेंगे। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए शांतिपूर्ण लड़ाई लड़नी ज़रूरी है और शांतिपूर्ण लड़ाई में हमारा लगातार साथ है। हमारी मेरी व्यक्तिगत तौर पर इच्छा हुई और मैं मेवात जाना भी चाहता हूँ। इस उम्र में कुछ थोड़ा बहुत योगदान डाल सके। परंतु सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है। आज खबरें आई कि बुलडोज किया है कुछ जगहों को। बुलडोज मोनू के घर को भी कर सकते थे, बुलडोज बिट्टू बजरंगी के घर को भी करते, फिर उनके बुलडोज करते हुए लगे भाई ठीक काम करें। सरकार है, गांधी जी ने ये कहा था कि आप ईमानदार हो, आप बढ़िया हो, ये इतने तक ज़रूरी नहीं है, आपका देखना भी चाहिए आप ईमानदार हो। तो सरकार की एक्शन जो है वो केवल वोट के लिए नहीं है। तो वोट आती जाती चीज़ है, सरकार आती जीती चीज़ है। न कांग्रेस की सरकार, अंग्रेज की सरकार नहीं रही, मुसलमानों की सरकार नहीं रही, तो कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तो ये कोई सज़ा थोड़ी रहेगी। और दिन बदलेंगे तो मुश्किल भी हो जाएगी, लोग भी चुन चुन के बदला लेंगे। लेना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीसफुल वे से ही। और मुसलमानों के पास है, जब हसन खां मेवाती मारा गया उस टाइम राणा सांगा हार गया था, बाबर खारा, उनको बचाने वाला कोई नहीं था। 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम पिट रहा था, जब तक वो लड़ते रहे उनको बचाने वाला कोई नहीं था। आज मेयों को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट थिंकिंग हिंदूज़ हैं, तो ये उनके बहुत समर्थक। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का और लाइक माइंडेड आदमियों का सहारा लेना कि हिंसा का सहारा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चौधरी उमेद सिंह सिवात, जिन्होंने तमाम इस पहलू को बड़ी बारीकी से
समझाया और ये आह्वान भी किया कि पूरी तरीके से जो लड़ाई का जो है वो तरीका है वो बदला जा सकता है और हिंसा से अहिंसा की तरफ है वो लौटे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।